हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गुरुकुल। आई होप आप सभी होंगे बिल्कुल ठीक, वेल एंड फाइन। तो हम लोग अपना चैप्टर कर रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं न्यूक्लियस वाले टॉपिक पे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आई होप आप लोगों ने पिछले लेक्चर देख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं देखे तो प्लीज जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल है, ठीक है? तो जाके लेक्चर्स को देखिए। तो आइए अपने टॉपिक चलते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो क्या होता है न्यूक्लियस? आइए बड़े बेहतरीन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे बिना वक्त गवाए। तो बड़े ध्यान से देखिएगा और इधर उधर मत देखिएगा प्लीज, ठीक है? आइए फोकस करिए इधर बिल्कुल। जैसे हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल लिया था, मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, मान लीजिए अपना सूरज भाई, और नहीं अपना ये अपना सूरज, ठीक है? सूरज है तू, मेरा तारा है तू। भैया क्या कर रहे हो, गाना कहाँ गाने लग गए? आओ इधर देखो इधर। तो ये भाई अपना सूरज, ठीक है? अब मैं कहता हूं अगर ये सूरज ह्यूमन है, मीनवाइल क्या है? ह्यूमन है भाई। अगर ये ह्यूमन है, इंसान है, तो एक चीज बताओ, क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग है? ऑब्वियस सी बात है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो एक चीज बताओ, सूरज की बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? सूरज की बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है भैया, उसका ब्रेन। ओ भाई, कौन करता है? ब्रेन। मतलब एक बॉडी में हर चीज कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। समझ रहे हो? जब तुम सुबह उठते हो तुम खड़े क्यों जाते हो? ओ भैया मैं गलत 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 गलत, नहीं नहीं नहीं, अरे डबल मीनिंग नहीं दोस्तों। मैं कह रहा हूं सुबह सुबह तुम उठते हो, तुम उठ के जाते हो, फ्रेश होते हो, ठीक है? खाना पीना खाते हो, मुंह पे पानी मारते हो, बाहर टहलते हो, ठीक है? जो भी एक्टिविटी करते हो सुबह से शाम तक, ठीक है? पढ़ते हो, ये सब कौन कर रहा है? ब्रेन ही तो करवाना ना आपसे। ब्रेन आपको टेंशन दे रहा है, भाई पेपर आगे पढ़ ले, ठीक है? सब कुछ कौन करवा रहा है? ब्रेन करवा रहा है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो मतलब आपकी बॉडी को कंट्रोल करने वाला कौन है? ब्रेन कंट्रोल करने वाला है। मैं कह रहा हूं अगर ब्रेन ना हो, क्या आपका दिल धड़केगा? नहीं धड़केगा भाई, क्योंकि ब्रेन ही तो इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपके दिल को कि भाई धड़क। जब तू धड़केगा तभी तो ब्लड पंप होगा, जब ब्लड पंप होगा तो मेरे तक ब्लड आएगा, तब मैं काम कर पाऊंगा, और अदर बॉडी ऑर्गन तक ब्लड पहुंचेगा, वो भी काम कर पाएंगे। हमारी बात की नहीं आ रही है? तो मतलब ब्रेन हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? तो कह सकता हूं ना कि ब्रेन हेडक्वार्टर है। कह सकता हूं, नहीं कह सकता हूं? ब्रेन का एक हेडक्वार्टर है। क्या है? हेडक्वार्टर, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। सेम टू सेम अगर आपको बोलूं ना, आपको पूरा टॉपिक आ गया अभी वाला। अब सुनिए, सेम टू सेम क्या होता है भाई साहब? जैसे एक सेल है, क्या है? अच्छा आप लोग मुझे खुद बताइए, सेल लिविंग है नॉन लिविंग है? ऑब्वियस सी बात है भैया, सेल क्या है? लिविंग सेल है, लिविंग होते हैं। अगर सेल भी एक लिविंग लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म टाइप है, ठीक है? तो मैं कह सकता हूं कि सेल को भी कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई जरूर होगा। ऑब्वियस सी बात है, होगा भैया। सेल के ऑर्गेनेलीज को भी कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई होगा। भैया ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? आप सुनो, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे ऑर्गन होते हैं, लाइक किडनी, हार्ट, लीवर, ठीक है, लंग्स, ये सब क्या हमारी बॉडी के ऑर्गन है, ठीक है? अगर एक ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन कहते हैं इन सब चीजों को जिनसे हमारी बॉडी पूरी चल रही है, ऐसे ही सेल भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब इसके अंदर भी क्या होंगे? कुछ ना कुछ ऑर्गन्स होंगे जो कि इसे वर्क करने में हेल्प कर रहे हैं, सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं। उन्हें हम ऑर्गन नहीं बोल के क्या बोलते हैं? ऑर्गेनलीज बोलते हैं, ऑर्गेनलीज बोलते हैं, ठीक है? तो ऑब्वियस बात है सेल भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? मान लेते हैं सेल क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, होता ही है वैसे तो, ठीक है? सेल क्या है? लिविंग है। अगर लिविंग सेल है तो इसकी भी तो ऑर्गेनेलीज जो है, क्या है भाई साहब? ऑर्गेनेलीज हैं। उन्हें भी तो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो भाई किसी की तो सुननी पड़ेगी ना। वो किसकी सुनते हैं? वो सुनते हैं भाई साहब, बिल्कुल हेडक्वार्टर जी की। अब इनके हेडक्वार्टर कौन है भाई साहब? इनका हेडक्वार्टर है जनाब जी, इनका हेडक्वार्टर है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है? मैंने क्या बोला? जैसे एक ह्यूमन बॉडी को, जैसे सूरज को कौन कंट्रोल कर रहा है? उसका ब्रेन। उसका ब्रेन क्या? उसका हेडक्वार्टर है, सारे ऑर्गन उसी की सुन रहे हैं। तो ऐसी सेल भी क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है भाई साहब? तो इसकी जो ऑर्गेनेलीज है, इसकी जो ऑर्गेनेलीज है, उसे कंट्रोल कर रहा है भाई, उसका हेडक्वार्टर कंट्रोल कर रहा है। कौन है उसका हेडक्वार्टर भाई साहब? उसका हेडक्वार्टर है न्यूक्लियस। कौन है? न्यूक्लियस। आइए समझते हैं। तो आज हमें इसी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज मैंने आप लोग क्या बताई कि हेडक्वार्टर ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? न्यूक्लियस को बोलते हैं। एक चीज बताओ, मैंने क्या बोला? जैसे हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है पूरी बॉडी को, न्यूक्लियस की बॉडी को भी कंट्रोल कौन, सॉरी, न्यूक्लियस क्या कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है पूरी ऑर्गेनेलीज को, मतलब पूरी सेल बॉडी को। तो ऑब्वियस ही बात है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इट कंट्रोल एंड इट कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटी। तो जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी हो रही है एक सेल के अंदर, उसे कौन कंट्रोल करता है भाई साहब? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। आइए समझिए। अब न्यूक्लियस के ऊपर ना भाई साहब डबल लेयर कवरिंग होती है। डबल लेयर क्या होती है? कवरिंग होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप लोग चीज बताऊं, ह्यूमन ब्रेन के ऊपर भी डबल लेयर कवरिंग होती है। आप ऐसे समझ लो, एक हमारे स्किन की यानी कि मांस की, और अंदर क्या होती है? हड्डी।
2 लेयर होगी। ऐसे आप यहाँ भी याद रख लो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होती है, डबल लेयर कवरिंग होती है। कैसी होती है, डबल लेयर कवरिंग होती है न्यूक्लियस की, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है भाई साहब, पोर्स होते हैं, मतलब हल्के हल्के क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड। मतलब कि जो भी मटेरियल्स है, मतलब कुछ अच्छा मटेरियल होगा तो उसे इनसाइड आने देगी न्यूक्लियस के, कोई बेकार है तो उसे बाहर निकाल देगी। दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। अब ये सब किसकी हेल्प से होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। या तो आपको सिंपल बताया था, साइटोप्लाज्म पता है क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड व्हिच इज फुलफिल इन द सेल। मतलब सेल के अंदर जो पूरा लिक्विड भरा भरा रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर वाला हमने पढ़ा ना, परमिट हमने पढ़ा ना, वो वाला क्या बोलते हैं, हमने वो पढ़ा था परमिट वाला, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि परमिट करता है, अलाउ करता है, अच्छे वाले को अंदर आने देगा, बुरे वाले को बाहर भेज देगा। कुछ ऐसे ही काम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है, जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे सेल बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खाली न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रहा है। आइए मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, ये देखो, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये क्या है, ये वाला पूरा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी अंदर देख रहे हैं आप लोग, ये अंदर ये गोला सा, ये अपना न्यूक्लियस है, ये क्या अपना न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके आजू बाजू दिख रहा होगा आप लोगों को, इसके आजू बाजू ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। आइए मैं आपको सीधा डायग्राम दिखाता हूँ 2D में, ठीक है, आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। आओ इधर देखो, देखो जनाब, कुछ ऐसे करके दिखाई देता है। राजमा शेप क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है आजू बाजू। मैं थोड़ा सही से बना नहीं पा रहा, लगभग लगभग ऐसी होती है, ठीक है। कोई हंसने का नहीं भाई, ठीक है। आगे देखो, अंदर क्या होता है भाई, इसके न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। और आजू बाजू होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे करके धागे से होते हैं, ठीक है। अब सुनना बड़े ध्यान से, भैया ध्यान से सुन रहे हैं कब से। इसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये होता है क्रोमेटिन मटेरियल, लिख के दिखाऊं, क्रोमेटिन मटेरियल। क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये हमारा होता है न्यूक्लियस। क्या होता है हमारा, न्यूक्लियस। आइए अब आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा अच्छे से। देखिए हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस क्या होता है, हेडक्वार्टर। एक मिनट रुकिए, मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ, पिंक वाला ठीक रहेगा। देखो हमने क्या पढ़ा था, ये क्या होता है भाई साहब, हेडक्वार्टर होता है। तो न्यूक्लियस क्या हमारे पास हेडक्वार्टर, जो ये कंट्रोल कर रहा है पूरे सेल ऑर्गेनेलिज को। इसके ऊपर डबल लेयर कवरिंग होती है, जो आप देख रहे हैं ना, कवरिंग है ये क्या है, डबल लेयर कवरिंग है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हल्के हल्के पोर्स, पोर्स दिखा दिया मैंने आपको, ये रे भाई साहब पोर्स दिख रहे हैं, ये पोर्स छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जो कि मटेरियल को इनसाइड और आउटसाइड आने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आजो और क्या पढ़ा हमने, इसमें क्रोमेटिन मटेरियल होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या होता है, ये क्रोमेटिन मटेरियल। ये रहा, एक मिनट, क्रोमेटिन मटेरियल, ये मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब क्रोमेटिन मटेरियल का काम क्या होता है, अभी आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद चलेंगे। आ जाओ भाई, ये रहा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जैसे मैंने वहां बनाया था, सेम टू सेम बना हुआ है, देख सकते हैं आप। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये रहे इसके अंदर के पोर्स छोटे छोटे, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये रहा अपना न्यूक्लियस, ठीक है। आ जाओ अब पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स। भैया अभी आप कह रहे थे क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स कहां से आ गए, आ जाओ अब बताता हूं आपको थोड़ा सा, सुनना बड़े ध्यान से। देखो भाई, सेल के अंदर यानी कि न्यूक्लियस के पास क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल ही होता है। जैसे कि हमने पीछे देखा, क्रोमेटिन मटेरियल ही होता है। बट अब समझना एक और बात को, जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, जब सेल क्या होता है, डिवाइड करने वाला होता है, क्या करने वाला होता है, डिवाइड करने वाला होता है, तब वो क्या करता है भाई साहब, तब ना जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो डेवलप हो गया किसमें, क्रोमेटिन जो मटेरियल है वो चेंज होता है किसमें, क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम्स में। मैंने क्या बोला, सेल जब डिवाइड करने वाला होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल किसमें डिवाइड हो जाता है, सॉरी किसमें वो ट्रांसफर, मतलब सॉरी डेवलप हो जाता है, समझ लो आप लोग, ऐसे समझो क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, डेवलप हो जाता है किसमें भाई साहब, क्रोमोसोम्स में। कैसे कैसे बदल जाता है, क्रोमोसोम्स में बदल जाता है। अब क्रोमोसोम्स में क्या होता है भाई साहब, याद रखना, जीन होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स। जीन्स भाई वो जारा की जीन्स नहीं, कहीं सोच रहे हो पैंट वाली जीन, ठीक है। क्या होते हैं, जीन्स होता है। अब आपको बताता हूँ जीन्स क्या होता है। जीन्स का मतलब समझो, इनहेरिटेंस समझते हो आप लोग, आप कुछ बच्चे नहीं समझते हो तो उनके लिए बताता हूँ। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जो चीज हमें अपने पूर्वजों से मिली है,
लाइक समझना, जैसे आपके दादाजी के बाल काले होंगे अगर, तो आपके पिताजी के बाल भी काले होंगे, और आपके बाल भी क्या है, काले हैं, ठीक है। आपने कई परिवार में देखा होगा, किसी की मम्मी की आंखें अगर बिल्ली बिल्ली से होती हैं, तो उसके बच्चे की आंखें भी कैसे होती हैं, बिल्ली बिल्ली से हो जाती है, ठीक है। या फिर आपने कभी देखा होगा कईयों में, किसी की मम्मी की नाक लंबी होती है, तो किसी की नानी की भी नाक जरूर लंबी होती है, ठीक है। तो सब क्या होता है, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलते हैं, नाक पापा पे गई है, आंखें मम्मी पे गई है, तो सब क्या है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब इनहेरिटेंस का क्या हो गया कि आपको कुछ गुण किससे मिले, अपने पेरेंट से मिले हैं, किससे मिले, अपने पेरेंट से मिले। जैसे कलर की बात ले लो आप लोग, कई गोरे होते हैं, कई सांवले होते हैं, ठीक है, कई साउथ अफ्रीकन दिखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे वो नहीं कर रहा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कोई, बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी बुरा मत मानना, मैं खुद डस्की हूँ भाई साहब, ठीक है। तो चलते हैं आगे, भाई डस्टी डस्टी नहीं, डस्की डस्की, ठीक है। कहीं समझ रहे हो क्या सोच रहे हो, डस्की मतलब सांवला, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। तो मैंने क्या बोला, कुछ जो आपको गुण मिले अपने पेरेंट्स से, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। भैया लिख के दिखाओ यार, ऐसे कुछ मजा नहीं आता। इनहेरिटेंस स्पेलिंग होगी आप लोगों की, लिख लेना भाई साहब। इनहेरिटेंस मतलब कि पूर्वजों से मिले हुए गुण, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस मिलते हैं। अब समझना, ये जो इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट क्यों समझाया, ये इनहेरिटेंस किससे ट्रांसफर होते हैं, विद द हेल्प ऑफ जीन, विद द हेल्प ऑफ जीन, विद द हेल्प ऑफ जीन। मतलब कि आपके दादा के गुण आपके पापा में आए होंगे, आपके पापा के गुण आपके अंदर आए हैं, ठीक है। सेम टू सेम इसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनहेरिटेंस। मतलब कि जीन्स का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब वो जीन्स कहाँ होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर। कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर। अब क्रोमोसोम्स कब आता है, क्रोमोसोम्स आता है डिवाइडिंग सिचुएशन ऑफ द सेल, जब सेल डिवाइड करने लगता है अपने आप को, तब आता है। तब उसके पहले क्या होता है, मतलब क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है भाई, सेल के अंदर होता है और कुछ नहीं करता वो, ठीक है। उसके अंदर जब वो डेवलप होता है तो क्रोमोसोम्स बनता है, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, जीन होते हैं। अब सुनो, तुम्हें इस चीज बताओ सच सच, ये जीन्स के अंदर भी एक चीज होती है, जिनके अंदर सब कुछ लिखा रहता है कि बाल का कलर कैसा होगा, ठीक है, नाक लंबी होगी छोटी होगी, कान बड़े होंगे कि नहीं होंगे, कान पीके की तरह दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, ठीक है। वो होता है बट डीएनए। क्या होता है, डीएनए। फुल फॉर्म बोले तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी आपको दिखाऊंगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आपको फुल टू फुल स्टोरी समझाना, आपको ध्यान से समझ आएगा। देखो, आ जाओ, देखो भाई, इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया, पूर्वजों से मिले हुए गुण। अब वो गुण कैसे मिलते हैं, सबसे पहले भाई डीएनए में कॉपी होता है सब कुछ। डीएनए में क्या होता है, कॉपी होता है। तो जो आपके दादा के गुण होंगे ना, चलो फॉर एग्जांपल सिर्फ एक चीज को लेकर चलते हैं, आंखों के कलर को, आंखों के कलर को समझिए। यहाँ देखिए, रुकिए पेन ले लेते हैं, आजा भाई, समझिए। ये आपके दादा भाई साहब, ये आपकी दादी। ये कर दिया मैंने। एक काम करो, हम चित्रकारी कर देते हैं ना, ये सब में हमको लिखने लिखने मजा नहीं आता। आओ चित्रकारी करें थोड़ी सी। देखो भाई, ये आपके दादाजी, ठीक है, और ये आपकी दादी जी। अरे बाल बनाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो यार तुम लोग, अरे बहुत खूब है, ठीक है। अब समझिएगा, इनके बालक हुआ भाई साहब, इनके बालक कौन हुआ, मतलब कि आपके पिताजी, आपके पिताजी, ठीक है। आ जाओ भाई। अब आपके पिताजी ने भाई शादी करी किससे भाई साहब, आपकी माता जी से, ठीक है। ये आपकी माता जी, ये माता जी से तो सब डरते हैं भाई साहब, इसलिए लाल बना देते हैं, ठीक है। अब समझिए, अब उनसे कौन हुए भाई, आप आए इस धरती पे, ठीक है, ये आप हो, ठीक है। अब सुनना बड़े ध्यान से, हम क्या लेते हैं, आंखों के कलर को, ठीक है। अब भाई साहब, तुम्हारे दादाजी की आंखों का रंग पता है क्या था, चलो मान लेते हैं, आंखों का कलर क्या ही लेना है यार, चलो बाल को लेते हैं, ठीक है। माने तुम्हारे दादाजी के बाल कैसे थे भाई साहब, ब्लैक, कैसे थे, ब्लैक। लेकिन तुम्हारी दादी के बाल पता है कैसे थे, ब्राउन थे, कैसे थे, ब्राउन थे, ठीक है। अब जो तुम्हारे पापा थे भाई साहब, तुम्हारे पापा के बाल कैसे हुए भाई साहब, ब्राउन हो गए, कैसे हो गए, ब्राउन हो गए, ठीक है। अब तुम्हारी मम्मी के बाल कैसे थे, ब्लैक थे, कैसे थे, ब्लैक थे, ठीक है। अब देखो, इससे अब तुम्हारे बाल क्या होंगे, सुनना, तुम्हारे बाल देखो ब्राउन भी हो सकते हैं और ब्लैक भी हो सकते हैं। क्यों भैया, अभी तुमने ऊपर देखा, अगर पापा के ब्लैक थे मम्मी के ब्राउन थे, तो हमारे डैडी के भी ब्राउन हुए। ऐसा लॉजिक नहीं होता, सुनना बड़े ध्यान से। 50-50% चांस होते हैं, क्या होते हैं, 50-50% चांस होते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर इनके ब्लैक है तो भाई तुम्हारे भी ब्लैक ही होंगे, ठीक है, या उनके ब्राउन है तो तुम्हारे भी ब्राउन होंगे। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ब्लैक या ब्राउन में से कुछ भी आ सकता है। तो देखो आपके पापा में क्या है, ब्राउन आया, क्या है भाई साहब, ब्राउन। उनके हेयर का कलर कैसा हो गया, ब्राउन हो गया। लेकिन आपकी मम्मी का कलर कैसे थे भाई साहब, ब्लैक था बालों का, ठीक है। तो जब आप हुए भाई साहब, तो आपके दोनों चांसेस बन सकते हैं, या तो ब्राउन भी हो सकते हैं या तो ब्लैक भी हो सकते हैं। तो मान ले चलिए ब्लैक है आपके, ठीक है।
तो ये जो ब्लैक, जो आपका कलर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब सॉरी, जो कलर ट्रांसफर हुआ आपके पेरेंट्स से आपके अंदर, किसका, बालों का, ठीक है, ये क्या था, ये था इनहेरिटेंस, ठीक है। कोई तो गुण था ना, बालों का रंग भी क्या गुण है। ये किससे ट्रांसफर हुआ, दादा दादी से कहाँ आया, पापा मम्मी में, पापा मम्मी से कहाँ आया भाई साहब, तुम में आया, ठीक है। ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चेन थी, ऊपर से लेके नीचे तक, इसी को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये सब कैसे चेंज, ये सब कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आया भाई साहब, विद द हेल्प ऑफ डीएनए, विद द हेल्प ऑफ डीएनए, विद द हेल्प ऑफ डीएनए, ठीक है। इनहेरिटेंस ने मतलब क्या होगा, अब इनहेरिटेंस को छोड़ दो, भूल जाओ इनहेरिटेंस को, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, ये सब कुछ लिखा रहता है, ये सब कोड वर्ड होते हैं, ठीक है। बालों का रंग कैसा होगा, कान कैसे होंगे, आंख कैसी होगी, ठीक है। डीएनए से क्या होता है भाई साहब, उसमें जीन होते हैं, जीन के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए जीन के अंदर होता है। अब जीन्स कहाँ होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है, जीन कहाँ होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। क्रोमोसोम्स कहाँ होता है भाई साहब, क्रोमेटिन मटेरियल में, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है भाई साहब, जब वो डेवलप होगा फॉर द डिवाइडिंग ऑफ सेल, तब क्या बनेगा, क्रोमोसोम्स बनेगा, ठीक है। ये छोटी सी स्टोरी थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। आइए चलते हैं टॉपिक पे। अब पढ़िए, देखिए आप सब कुछ समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है। और जिन्हें नहीं समझ आया ना, एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर लें, उसके बाद दोबारा देखें। देखो, विच आर विजिबल द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई साहब, क्रोमोसोम्स होता है, विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर। तो लिख लेना भाई साहब, कैसा होता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर, कैसा होता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको येलो से कर दो, मेन पॉइंट येलो से करेंगे, ठीक है। रॉड शेप स्ट्रक्चर, ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, लेकिन कब, सुन लो ध्यान से, ओनली व्हेन द सेल इज डिवाइड, कब होगा, जब सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तभी क्रोमोसोम्स होगा। अब सुनना आगे ये लाइन क्यों बोली गई है, टू डिवाइड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, समझ आ गया इनहेरिटेंस का मतलब। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, कंटेन यानी कि लेते हैं, क्या लेते हैं, इंफॉर्मेशन, किससे, इनहेरिटेंस यानी कि हमारे दादा परदादा से, ठीक है। फॉर करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स, मतलब हमारे तो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स ने किससे लिया, दादा परदादा से, टू नेक्स्ट जनरेशन, एक पेरेंट से कहां आ गई, दूसरी जनरेशन में आ गई, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, किस फॉर्म में आती है, डीएनए की फॉर्म में आती है। मैंने बोला था कि नहीं बोला था, सेम टू सेम चीज, बिल्कुल यही आ गया, ठीक है। अब डीएनए की फुल फॉर्म लिख लो, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आगे पढ़ो, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब क्रोमोसोम्स किससे किससे भरा रहता है, कंपोज किससे होता है, सब डीएनए और प्रोटीन से, ठीक है। प्रोटीन भी होता है, साथ साथ क्या होता है, डीएनए भी होता है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। मैंने बताया था फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या होता है, जीन, जैसे बताया था जीन के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ऑफ कोर्स ऑब्वियस ही बात है, डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट क्या है, जीन है, ठीक है। डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अब मेरी बात सुनो, दोबारा से उधर आ जाओ, इधर देखो, थोड़ा सा ज्यादा गंदा हो गया ना ये, थोड़ा साफ करते हैं उसके बाद, रुको एक मिनट ना। ज्यादा ही साफ कर दिया, चलो लिख भी देता हूँ। एक काम करो, शुरू शुरू से लिख दो ना, जीन, क्या था यहाँ पे, जीन्स, तो ठीक है। आ जाओ, अब सुनो मेरी बात, सुनना। डीएनए किस में होता है, जीन्स में होता है। अब जीन्स किस में होते हैं, क्रोमोसोम्स में होता है। क्रोमोसोम्स में क्या, क्रोमोसोम्स किस में होता है, क्रोमेटिन मटेरियल में होता है, ठीक है। आ जाओ, तो वही चीज तो यहाँ लिखी है, डीएनए प्रेजेंट इज एज अ पार्ट ऑफ अ क्रोमेटिन मटेरियल। तो हम कह सकते हैं ना कि जो डीएनए है, कि जो डीएनए है वो पार्ट है क्रोमेटिन मटेरियल का। कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ, अगर डीएनए जीन का पार्ट और जीन क्रोमोसोम का पार्ट और क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन मटेरियल का पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब कि डीएनए भी तो क्रोमेटिन मटेरियल का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ भैया, ठीक है। आ जाओ भाई आगे पढ़ते हैं। अच्छा, क्रोमेटिन मटेरियल को शुरू शुरू में क्या लाइन बोलती, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोला, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखो यहाँ आ गया, क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बिल्कुल भूलने का नहीं, पेपर में पॉइंट जरूर लिखने का, ठीक है। whenever the cell is to be divide, the chromatin material gets organized into chromosomes। अरे भगवान भाई, इतनी देर से यही लाइन तो बोल रहा था मैं तुम लोग को, जब क्या होगा, सेल डिवाइड पे आएगा, जब सेल क्या होगा, इज अबाउट टू डिवाइड, तब क्रोमेटिन मटेरियल क्या करेगा, तब क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स, तब अपने आप को किसमें ऑर्गेनाइज कर देगा, क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम्स में, ठीक है। समझ आ गई बात। कुल मिला के बस मुझे इतना सा कॉन्सेप्ट समझाना था और इतनी लंबी कहानी उसके पीछे हमें बतानी पड़ी, ठीक है। आई होप आप लोग के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आइए लास्ट टॉपिक रह गया है आज के लेक्चर का। हौसला रखो थोड़ा सा यार, टेंशन क्यों लिया करते हो, ठीक है। लंबी सांस लो और उसको याद करो, अरे वही तुम्हारा क्रश यार, इतना क्या सोच रहे हो, ठीक है। कल को भाई वो कुछ बन जाएगी, तुम रह जाओगे लटके, ठीक है। फिर गाना गाना, हम तो भैया लटके दिल ये मारे झटके, ठीक है।
फिर वो मिलेगी भी नहीं तुमको यार, तो इसलिए कह रहे हैं पढ़ लो, थोड़ा कुछ बन लो, ठीक है। आ जाओ पैसा ओ सॉरी सॉरी, आ जाओ अब, चलो टॉपिक पे चलते हैं। सच अ अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। सुनना भाई साहब, न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। अब देखो, एक होता है डिफाइंड न्यूक्लियस, एक वो होता है अनडिफाइंड न्यूक्लियस। अब पहले पता है क्या था, देखो पहले के जमाने के मतलब बहुत पास्ट टाइम के जो सेल थे, वो कैसे थे भाई साहब, पूरे डेवलप सेल नहीं थे, पूरे डेवलप सेल नहीं थे, वे डेवलप सेल नहीं थे, लाइक मतलब उस सेल में ना न्यूक्लियस अनडिफाइंड था, न्यूक्लियस कैसा था, अनडिफाइंड था। लेकिन जो अभी के सेल हैं, जो डेवलप्ड सेल हैं, ठीक है, उनमें न्यूक्लियस कैसा है, बिल्कुल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, एकदम अच्छे से देख सकते हैं। आप ऐसे समझिए, जैसे पुरानी जनरेशन में आप कह सकते हैं कि जैसे बहुत कुछ चेंज था ना, जैसे अभी आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलता है, जैसे एआई हुआ करता पहले जमाने में, नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे एआई है। तो एआई पहले क्या था, अनडिफाइंड था, लेकिन अब क्या एआई डिफाइंड है आपके टाइम पे, ठीक है, मतलब पास्ट, प्रिमिटिव, प्राइमरी, पहले के टाइम में, और यू का मतलब क्या होगा, डेवलप्ड। आइए समझाता हूँ आपको, देखिए, यह देख रहे हैं यहाँ पे यू लिखा है और यहाँ पे लिखा है प्रो। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव और प्राइमरी, प्रिमिटिव और प्राइमरी, ठीक है। और यू का मतलब क्या होता है, डेवलप्ड, और यू का मतलब क्या होता है, लिख लीजिएगा यहाँ पे, डेवलप्ड। क्या होता है, डेवलप्ड होता है। यू का मतलब क्या होता है, डेवलप्ड, ईयू, ठीक है। अब आइए, करियोटिक का मतलब क्या होता है, करियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, करियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, करियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। आइए समझाता हूँ आपको। कुल मिला के दो तरह के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोट्स, एक क्या होता है, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होता है, सुनना ध्यान से, प्रोकैरियोट्स यानी प्रिमिटिव, पुराने न्यूक्लियस, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, पुराने न्यूक्लियस, पुराने टाइम का न्यूक्लियस क्या डिफाइंड था कि नहीं था, वो अनडिफाइंड था। यूकैरियोटिक मतलब कि डेवलप्ड न्यूक्लियस, डेवलप्ड न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक, यूकर मतलब डेवलप्ड और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, मतलब किस टाइम क्या होगा, डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। आइए इसको डिफरेंस पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आगे ना। सच ऑर्गेनिज्म सेल लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब सुनना क्या बोल रहा है, जिस सेल में लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता था उसे क्या बोलते थे, प्रोकैरियोटिक, लेकिन जिसमें नहीं होता था उसे क्या बोलते थे, यूकैरियोटिक। ऑर्गेनिज्म विद द सेल हैविंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। कुल मिला के क्या बात कर रहा है, सुनना बड़े ध्यान से। न्यूक्लियर रीजन क्या हो गया, न्यूक्लियस के आसपास, न्यूक्लियस का रीजन, न्यूक्लियर रीजन कहते हैं ना, इस रीजन में रहता हूं मैं, नॉर्थ रीजन में रहता हूं, नॉर्थ में कहां रहता है भाई, जगह बता, ठीक है। ऐसी सेम टू सेम न्यूक्लियर रीजन मतलब न्यूक्लियस में कहां, तो कह रहे हैं न्यूक्लियर रीजन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके पास प्रेजेंट है, मतलब कमी है जिसके पास, अगर कमी है तो क्या, सॉरी, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, नहीं है या फिर लैक है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अच्छे से वेल डिफाइंड है, तो क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, अब इसे ज्यादा डीप जाएंगे तो और टिपिकल हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आ जाओ, इसे कर लीजिएगा याद अच्छे से, ये जरूर पूछता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस। आइए समझा देता हूं आपको, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल, इसका साइज क्या होता है, जनरली 1 nm से लेके 10 nm तक, और यूकैरियोटिक का क्या होता है, 5 से लेके 500 nm तक, मतलब ये जनरली स्मॉल होते हैं, जनरली क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। अब न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोटिक, मैंने जैसे बोला प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने सेल, इसमें न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड था, कैसा था, नॉट वेल डिफाइंड। ऑब्वियस सी बात है, अगर यूकैरियोटिक है तो इसमें क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, कैसा होगा, वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। अब सुनना, एंड नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास भी सराउंडेड नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एंड नोन एज न्यूक्लाइड, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लाइड्स बोलते थे, दैट्स व्हाई हम लोग, ठीक है। एंड सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास सराउंडेड होता है सब कुछ, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम्स मिलते थे, इसमें क्या होता है, मोर देन 1 क्रोमोसोम्स, मतलब एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेंबर बाउंड सेल ऑर्गेनेज एब्सेंट, इसे मेंबर बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड, सॉरी, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेज क्या होती थी, एब्सेंट होती थी, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेज क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। एग्जांपल के लिख लेना भाई साहब, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा फंजी, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब आता है टॉपिक प्लांट सेल और एनिमल सेल का, क्या आता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट यानी कि हरा, ठीक है, प्लांट सेल, एनिमल यानी कि लाल, एनिमल सेल, एनिमल भाई मूवी नहीं है ये, ठीक है, एनिमल सेल, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और मैं आपको इसका इतना सिंपल डायग्राम बताने वाला ना, आप लोग खुश हो जाओगे, मतलब बुक का डायग्राम देख आप डरोगे, और ये डायग्राम देख आप कहोगे यार हलवा है डायग्राम, कुछ भी नहीं है मतलब, ठीक है, बच्चों का खेल है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है, तो साइटोप्लाज्म भी कल ही देखेंगे, जब प्लांट सेल और एनिमल सेल देखेंगे, ठीक है। आपको बताऊंगा साइटोप्लाज्म क्या होता है, अच्छे से पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। अभी के लिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं क्लियर करते हूँ सब कुछ, ठीक है। ओके, यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। लीजिए, पहले इसका लेना है आपको, ले लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है भाई। ये लो भाई, न्यूक्लियस अपना ये रहा, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर इसकी लेनी है भाई
पूरी कहानी की, तो एक कहानी का भी ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, आ जाओ भाई। ये वाली कहानी का भाई, इनहेरिटेंस वाला। ठीक है, अपना ड्रॉ कर लेना, इसे नोट्स में अच्छे से प्रिपेयर करना ताकि पढ़ते हुए आपको समझ आए। ठीक है, क्या था ये सब कुछ। ठीक है, आ जाओ। अगर आपको टॉपिक्स के लेना है, ये तो बहुत रंगीन कर दिया भैया आपने, मार माहौल बना दिया पूरा, डिस्को लाइट चल रही है। तो थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ, रुको एक मिनट ना। ठीक है, दिख रहा है ना बाकी सब। ठीक है, तो कर ही लोगे आप लोग ना, इतने समझदार हो। चलो, चलो आगे। ठीक है भैया, आ जाओ। अगले का ले लो भाई साहब। तो आज हमने बस एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।